सीधी माँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। यह दौर माँ आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ माँ महाउर कला महोत्सव हो लगे। महाउर कला महोत्सव के समापन हो चुका है और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आगाज़ हो चुका है। आज प्रथम दिन आए और वह दौर माँ दुई खास मेहमान हमारे साथ हैं। खास मेहमाने से कहा कि एक ठे बिंद के बिटिया हमारे साथ ही और दूसर बिंद के दामाद हमारे साथ हैं। हालांकि अपना बच्चे देख के एक दूसरे का ना समझ पाऊँ, पूरी मतलब जानकारी लेके आए हैं ना, भरपूर समय हमारे और लगे हैं और अपना बच्चन के लगे हैं। जानकारी पूरी मिली। हाँ, यह है कि पहले अपना बच्चे जान ली। हालांकि हमारे बच्चन की यहाँ बहुत परिचय के मोहताज नहीं आई, किंतु तबो हम अपना को बतावे चाहिए थे कि अपना बरही से हैं, कटनी बरही से, और अपना के नाम अब विंध्य से मुंबई में पहुंच चुका है और मुंबई में विंध्य का खूब जो है सम्मान मिल रहा है और सम्मान के साथ साथ मान मिल रहा है। छपाक से लेके वह जो है कई एक ऐसा फीचर फिल्म है रंगबाज जो ने माँ अपना अदाकारी करे हैं और विंध्य के दामाद के तकाहिन के का रक्तांचल अपना जो दिखे हो। निश्चित तौर पर हम बहुत बड़े फ़ैन हैं वो पिक्चर के। कहे कि OTT प्लेटफॉर्म जब से आवा है तो खुद लोगन का दिखाए दी सी जेके अंदर हुनर है ओका कोनो बड़े पर्दा और 3 घंटा की पिक्चर की आवश्यकता नहीं है। जितना वक्त मिला है वो अपने आप का प्रूफ करी सी। ऐसे दुई जुझारू जो है बिटिया और दामाद विंध्य के बैठे, तो हम शुरुआत दामाद से करब। कहे कि कहूँ नागा न मान जाए। कहे कि हमारे बच्चन की यहाँ यह चलत है कि भाई पूछबा नहीं हुए हमका, अपने घर एक बिटिया के भर देखा मतलब बात कर रहे। तब विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचायत का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये आज के मेहमान नवाजी के विंध्य के ये खास खबर के। हमारे साथ विंध्य के दामाद हम कहे कि वह बोलब नाव नहीं लीन जाता है। का कहब कि विंध्य में आपको कैसा लगा? शादी तो हो गई, अब कैसा लग रहा है? ये बहुत अंदर आ गए विंध्य के आप। अरे महू जाना तुम थोड़ा बगेली तो मोर नाम है बासु सोनी। हाँ, अब बताइए क्या क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि मतलब अब जैसे आप राजस्थान से हैं और वासु जी लगातार जो है स्ट्रगल करीन NSD से पास आउट है दोनों जने। और पहले तो अपने बच्चन के बारे में बताइए कि कैसा विंध्य के बिटिया राजस्थान के बहू बन गए और कैसा राजस्थान के लड़का विंध्य के दामाद बन गया। सर ये तो समीकरण मुझे भी समझ में नहीं आता कि कैसे बन गए, लेकिन बन गए और बहुत अच्छे बन गए और बहुत अच्छा हुआ। ये बहुत अच्छा जीवन साथी मिला मुझे। तो बस पढ़ते पढ़ते दोनों के विचार मैच किए और साथ हो गया। जहाँ पे विचार मिल जाते हैं वहाँ पे साथी बन जाते हैं। ऐसे ही हो जाती है दोस्ती। निश्चित तौर पर यह अपना के द्वारा यह कहा जा रहा है कि दोस्ती है पे दोस्ती प्यार में बदली और प्यार पे शादी में तब्दील हो गया। तो अच्छी बात है, स्टेप बाय स्टेप बढ़े। अब सीधा सवाल ये कि आपने केदारनाथ में भी काम किया है, आपने रक्तांचल में काम किया है। केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत, मैं उस शख्स का नाम इसलिए लेना चाहता हूँ कि एक दौर था जब वो शख्स जुबान पर था, लोगों के जहन पर में था, दिल में था, दिमाग में था। कितना मिस करते हैं? जब मेरे को एक खबर पता पड़ी थी तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ था कि मतलब सुशांत सिंह राजपूत उन्होंने जो भी घटना घटी। लेकिन हाँ, एक वाकया मैं शेयर करना चाहता हूँ कि उनसे मेरी बात हुई थी। शुरुआत में काफ़ी दिन तक बात नहीं हुई, हम लोग सेट पे एक साथ रहते थे। फिर एक दिन जब बात हुई तो फिर ऐसे बात हुई कि ऐसा लगने लगा कि पता नहीं क्या हम सालों से जानते हैं क्या। बहुत ही ज़मीनी आदमी, ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी, बहुत ही बिल्कुल एकदम जो नॉर्मल लोग होते हैं। क्योंकि मैं अपने दिमाग में ऐसा लेके गया था कि कोई स्टार होगा और ऐसा होगा और वैसा होगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगा। और हमारी बातचीत हुई, फिल्मों को लेके बहुत बातचीत हुई, थिएटर को लेके बहुत बातचीत हुई, ज़िंदगी को लेके बहुत बातचीतें हुई। तो ये सब बातचीतें हुई हैं। और हाँ, ऑब्वियसली मिस तो करेंगे एज एन आर्टिस्ट। ही वॉज अ ग्रेट मैन और बढ़िया थे। बहुत सारे वाकये, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं शूटिंग करते वक्त जो हुई थी, तो वो अच्छी ही यादें हैं, बहुत अच्छी यादें हैं। निश्चित तौर पर सुशांत सिंह राजपूत आज भले हमारे बच्चन के बीच में नहीं आई, किंतु एक बेहतरीन कलाकार के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान रहे। तबे ना पूरा देश उनके
जो है जाने चाह रहा कि आखिर वजह का ही कि काहे ये में कदम उठाइन। हालांकि वह बात के अभी तक जो है बहुत लोग नहीं जाने कि का वजह रही, और वह न सरकार पता कह पाई, न हम बच्चे पता कह पाए, न कोई जाना था। हमारे साथ अन्नू सोनी जी हैं, मतलब विंध्य की बिटिया हैं और राजस्थान के बहू हैं। लंबा सफ़र रहा विंध्य से राजस्थान के, कैसा है, मतलब संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट, बहुत संतुष्ट, बहुत मज़े में, बहुत खुश। ये फिल्मी सफ़र मतलब एक छोटे से शहर से बॉम्बे तक का, मतलब लोग सपने में देखते हैं कि मुंबई में हम जाके, पहले तो स्ट्रगल सबके लाइफ में होता है, मैं ये नहीं कह सकता कि बिना स्ट्रगल के आप वहाँ पर पहुँचे होंगे, मगर कितना कठिन था, कितना आसान था, उसके बारे में कुछ। सबसे पहले मुझे जैसे ही लोग पूछते हैं स्ट्रगल, तो सवाल पूछने की वजह से मुझे अब कुछ दिनों में लगने लग गया है अच्छा वो स्ट्रगल था क्या, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं कि स्ट्रगल है। शायद जो आपको पसंद है वो आपको स्ट्रगल नहीं लगता, क्योंकि आपको पसंद ही है वो, इसलिए मुझे शायद कभी लगा नहीं था। इस वक्त अब क्या है, कुछ इंटरव्यूज़ होने लग गए हैं तो आप लोग पूछते हैं तो लगता है ओके ये स्ट्रगल था, पर क्योंकि मुझे बहुत पसंद था, जो मुझे लगता था मुझे थिएटर करना है, तो ऑब्वियसली घर में थोड़ा टेंशन थी पहले कि आपको, मतलब आप सब समझ ही सकते हैं बहुत जल्दी कि अपने यहाँ तो कितना है कि लड़की को आप थिएटर में भेजना, एंड देन उसके बाद ये डिसीजन लेना कि प्रोफेशनली आई एम गोइंग टू जस्ट टेक दिस प्रोफेशन ओनली, तो ये बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, मुश्किल है, क्योंकि मेरे घर पे कोई इस फील्ड से था नहीं, तो उनको मनाना मुश्किल था। लेकिन हाँ, मान गए धीरे धीरे करके, थोड़ा भैया को मनाया, थोड़ा न्यूज़पेपर में नाम देखा, न्यूज़पेपर में फ़ोटो देखी, फिर मेरे गुरुजी अरुण पांडे जी और संतोष राजपूत जी, इन लोगों ने घर वालों से बात की कि आपकी बेटी टैलेंटेड है, और ये वो बातें कर करके तो मनाया। फिर उसके बाद NSD के लिए तैयारी करना, वो मेरे लिए, अब मैं सोचूं तो शायद मुश्किल था, क्योंकि मैं रात रात भर पढ़ रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, तो थोड़ी देर में रिक्शा में बैठ के भी स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, तैयारी कर, रात भर जग रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो कभी स्ट्रगल नहीं लगा, क्योंकि इतना चाम था, इतना इच्छा थी कि NSD पहुँचना है एनी हाउ, तो वो कभी स्ट्रगल नहीं लगा। तो फिर उसके बाद NSD जाके फिर NSD रेपर्टरी में काम किया, वो भी मुश्किल होता था, बहुत काम कर रहे हो, लेकिन वो कभी स्ट्रगल नहीं लगा, वो भी क्योंकि हमें मज़ा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। उसके बाद मुंबई जाना, मुंबई में भी लगा कि अभी भी कभी कभार लग जाता है बीच में कि यार अब ये फिल्म आई, कोई काम आया और बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत लाइक्स आ रहे हैं, फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन सडनली बीच में कभी कभी लगता है अच्छा अब नेक्स्ट कौन सा काम है। जैसे जैसे आप काम करते जाते हो लगता है अब और अच्छा करना है, अब आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो, तो इससे बेहतर चाहिए, तो ये अलग टेंशन है। तो इस तरह के इनको आप स्ट्रगल में लो तो स्ट्रगल है, नहीं तो अगर आप अपनी इच्छा मानो, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ज़बरदस्ती किसी ने डाला नहीं है इसमें, आप खुद आए हैं, तो ये आपकी इच्छा है, तो मुझे मज़ा ही आता है। मैं एट द एंड किसी भी चीज़ को एक नई चुनौती लेके, और क्योंकि चुनौतियाँ पसंद है इसीलिए हम इस फील्ड में हैं शायद, तो मैं इसको इसी तरह से लेती हूँ कि दिस इज़ माई थिंक, आई वॉन्ट दिस ओनली। निश्चित तौर पर विंध्य माँ और बघेली में कहावत थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो मतलब यदि अपने मन के कौनो काम ऐसा मिल जाता है तो निश्चित तौर पर वो में यदि दिक्कतों होती तो वो लागत है कि मन हमार लगा है तो फिर वह अपने का निकाह लागे लागत है। अब वासु भैया, यह आपसे पूछना चाहूँगा कि रक्तांचल एक ज़बरदस्त वेब सीरीज़ थी, मतलब आपने उसमें पूरा शुरू से लेकर अंत तक उस पूरे सीरीज़ में थे, कैसे वहाँ तक रक्तांचल तक आपकी पहुँच बनी, कैसे रक्तांचल से जुड़े कुछ किस्से आप बताएं, और वो सफलता मिलने के बाद आपको फिर कैसा महसूस हुआ? रक्तांचल मैं अपने घर पे था तो इन्होंने मेरा ऑडिशन बनाया था, घर पे एक कमरे के अंदर हम लोगों ने ऑडिशन बनाया था, और उन्होंने बोला कि आप भेज दीजिए, तो मैंने वो भेज दिया। भेजने के बाद 2 दिन बाद उनका कॉल आया कि आप आ जाओ मुंबई, डायरेक्टर आपसे मिलना चाह रहे हैं, कल ही आ जाओ। तो मेरे को बहुत जल्दी में जाना पड़ा, मैं फटाफट गया, पहुंचा वहाँ पे, उनसे मीटिंग हुई, डन हो गया रोल। रोल मेरा कोई बहुत ज़्यादा लिखा हुआ नहीं था, मतलब रेफरेंसेस थे बीच में। तो जो डायरेक्टर हैं हमारे रितम श्रीवास्तव, तो उन्होंने ये बोला था कि हम कुछ कुछ इम्प्रोवाइज़ भी करेंगे, तो कोलैबोरेशन में काम करेंगे, मज़ा आएगा। तो मैं जब पहुंचा वहाँ पे, तो शुरुआत में तो हम लोग एक्शन कर रहे थे, तो मैं सिर्फ बंदूक चला रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली एक बॉन्डिंग बनी। जो क्रांति प्रकाश झा हैं जिन्होंने विजय सिंह का किरदार किया है, फिर जो मेरे पिताजी हैं वो मेरे सीनियर हैं NSD से ही,
तो फिर ऐसे धीरे धीरे करते फिर हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनने लग गई, फिर वो सीन भी बनने लग गए, फिर वो जो केमिस्ट्री थी वो हमारी सीन्स के अंदर भी दिखने लग गई। ऐसा शायद मुझे लगता है कि वो केमिस्ट्री बनी थी जिस वजह से शायद वो सारे एक्टर्स के बीच में बनी थी, इसीलिए वो इस तरीके से निकल के आ पाई। और इस तरीके से इसलिए निकल के आ पाई क्योंकि डायरेक्टर बहुत शार्प है हमारे, रितम श्रीवास्तव। तो और किस्से कहानियाँ तो बहुत होते थे, मतलब शॉट के बीच में कभी कभी मजाक हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। मतलब मैं सबसे छोटा था वहाँ पे, तो मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि शॉट कट हो गया है और मैं कर रहा हूँ, और फिर मतलब मजाक जो होता है, वो जो मस्ती करते हैं हम लोग शूट पे, वो होता था, वो मज़ेदार था, अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर उसके बाद जब रक्तांचल लोगों की जबान पर आई, कैरेक्टर्स को लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, ये विजय सिंह, वासु जी इस रोल पे, अब फिर कैसा जब लोगों के मुंह से नाम सुनना शुरू हुआ होगा, आपको लगा होगा कि नहीं मैंने कुछ निभाया है तो दिल से निभाया है, और फिर उसके बाद जब लोगों के मुंह में नाम आया तो फिर कैसा महसूस हुआ? एक बात बताऊं, सही बात बताऊं तो कोविड के बीच में रिलीज़ हुआ था और किसी के मुंह पे कुछ नाम नहीं था। शुरू के 10-15 दिन मुझे कुछ पता ही नहीं पड़ रहा था कि कैसा क्या रिस्पॉन्स है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, क्योंकि कोविड में थे सब लोग, घर के अंदर घुसे हुए थे, तो किसी से मिलना जुलना होता नहीं था। यार दोस्तों के जिनके फ़ोन आ गए बस उनसे ही मालूम पड़ता था। तो वो तो एक शेयरिंग है कि आप अपने फेलो एक्टर्स से पूछते हैं, या आपके जो बैचमेट्स हैं वो आपको बताते हैं कि कैसा क्या काम किया है। लेकिन जब हम लोग सेकंड सीज़न शूट करने के लिए गए थे, तब मेरे को पता पड़ा कि हाँ, रक्तांचल काफ़ी फेमस हो चुका है और हमको लोग जानने लगे हैं अभी। तो निश्चित तौर पे अच्छा लगता है। और वहाँ पे जाने के बाद तो मतलब ऐसा एक पता नहीं है, एक अलग ही जैसे बोलते हैं कि दैवीय जुड़ाव हो जाता है शंकर जी के साथ में। तो जब भी बनारस जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहीं कहीं तो एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे बहुत सेफ महसूस होता है। तो वो एक फील, वो एक अंदर है, वो शायद मैं बता नहीं पाऊँगा आपको। तो कोई एक ऐसा आपका डायलॉग जो रक्तांचल में आपको सबसे बेहतर लगा हो, वो हमारे? तो मुझे यार अभी याद नहीं है, ऐसे तो याद नहीं है, लेकिन हाँ मतलब मेरे लिए नई भाषा थी। मैं क्योंकि वहाँ का नहीं था, तो जो पहला ही डायलॉग है मेरा कि लचान तो पक्का हुई आज, तो वो मैं सोच रहा था कि इसको मैं कैसे बोलूँगा, लेकिन वो करते निकल के वो आ गया, उसका सुर मिल गया था। वो जब पहला ही डायलॉग निकला था तो वो वहीं से आपको कैरेक्टर का एक सुर मिल गया था कि हाँ ये ऐसा होगा जो छुन्नू सिंह है। तो वैसा है। निश्चित तौर पर कलाकार में यह एक कहा जाए कि आम बात है कि कलाकार का कोनो भाषा जो है बड़ी नहीं हो या छोट नहीं हो, वो जो भाषा मिली तो ओहिन में ढल जाते। और यह कलाकार के एक वह हुआ है कि मतलब वो कलाकार आई, यहीं से उनका लोग कलाकार कहा थे। और हम बचे पत्रकार आहन तो पत्रवाहक के काम करी थे, अपना कलाकार आई तो कला के वाहन के काम कर थे। निश्चित तौर अन्नू जी से हम पूछे थे कि अपना जो है दीपिका पादुकोण एक बड़ा नाम इंडस्ट्री के, मतलब यदि कहा जाए गिना चुना, यदि वह लाइन के लोग हों तो गिना चुना एक्ट्रेस वह लाइन में ही दीपिका पादुकोण के, तो कई का अनुभव रहा उनके साथ काम करें? बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा रहा। बघेली ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब दीपिका पादुकोण हमने नीति मतलब एक प्रेरणा रही ना, हम देखत रहन कि भाई दीपिका पादुकोण बड़ी बड़ी हीरोइन के नाम है, तो हमारे नीति तो यह रहो कि भाई बड़ी चीज़ आई। लेकिन हम जब जाके करें ना, मिला अरे मैं अच्छा बीच में हिंदी भी बोलती हूँ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो जब उनके साथ काम करना शुरू किया, क्योंकि उसमें हम दोनों का ही प्रोस्थेटिक मेकअप था, दोनों का ही बर्निंग वाला फेस था, तो मेरा बिल्कुल हाफ था, उनका फुल था, उसमें थोड़ा चेंजेस थे। तो हम दोनों का ही मेकअप बहुत लगभग 3 से 4 घंटे, शुरू में 4 घंटे लगते थे मेकअप में, फिर उसके बाद थोड़ा कम करते करते लगभग 2.5 घंटे तक आया। तो हम दोनों का फिर गर्मी में था, तो बहुत गर्मी में शूट हो रहा है, तो वो मेल्ट होने लगता था गर्मी में मेकअप। तो हमारे लिए स्पेशली एसी का एक कैबिन बना के रखते थे, हम दोनों साथ ही बैठते थे, तो हम साथ में ही बैठे रहते थे। धीरे धीरे ऐसी बॉन्डिंग हो गई थी कि अच्छा चलो, बिल्कुल हम दोनों केवल आर्टिस्ट हैं,
वहाँ पे शूट करते वक्त सब हट जाता है कि वो स्टार है, हम नए एक्टर हैं। एट द एंड हम दोनों ही एक्टर हैं, हम दोनों ही, क्योंकि हम दोनों को ही सीन करना है एक साथ में, तो दोनों, मैं उनकी फॉलोअर काइंड ऑफ उनकी दोस्त होती हूँ, जो उनको बहुत एडमायर करती हूँ, मेरा कैरेक्टर जो है उसमें। तो लगभग वो मिल भी रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली हम कहीं ना कहीं एडमायर करते भी हैं उनको, तो वो एक पॉइंट हमें, मुझे एज एन एक्टर भी मिल रहा था। और उनके साथ बैठ के बातें करते करते वो पर्सनल बातें भी पूछ रहे हैं, धीरे धीरे करके बहुत एक्चुअली फ्रेंडली वाला रिलेशन हो गया। और बहुत अच्छा लगा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्ट्रेस में बड़ा एटीट्यूड थोड़ा अलग हो जाता है, उनमें कुछ ऐसा खास बहुत एटीट्यूड नहीं है। ऑफ कोर्स आपको हैंडल करना पड़ता है, जो मैं समझती हूँ उतना जो करना ही पड़ता है, मुझे मालूम है, तो वो उतना कर रही थी, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान रख रही थी कि क्योंकि वो उसकी प्रोड्यूसर भी थी फिल्म की, तो बहुत ध्यान रख रही थी कि कहीं पे अगर एसी जैसे मेल्ट हो रहा है मेरा, बहुत अंदर से ईचिंग होने लग जाती थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी उस वक्त। मेकअप के वक्त मैं कुछ खा नहीं पाती थी ज़्यादा, कुछ ही स्पेसिफिकली चीज़ें थी वही खा सकती थी, तो वो ध्यान रखती थी, बीच बीच में खुद पूछती थी, अगर उनके लिए कुछ खाना आया तो पूछती थी वुड यू लाइक टू हैव, या एसी मेरी तरफ करना है, वो ध्यान रखती थी। तो मज़ा आया काम करके, नो डाउट। निश्चित तौर पर मुंबई का माया नगरी कहा थे, वहाँ माया के साथ जब एक कहा थे ना कि वह स्वभाव देखे का मिला थे, जो उन्हें स्वभाव का हर कोई चाहते कि हमारे साथ एक ह्यूमन बीइंग हो के नाते आपस में जो कहा थे कि नेचर एक दूसरे के मैच हो चाहिए। कोई यदि अपने आप को बड़ा मानने लगी तो फिर काम कहाँ से कह पाई। अब दीपिका पादुकोण यदि वो अपन एटीट्यूड लेके रही हैं तो फिर कहाँ से काम हो पाई, अपना कहाँ से काम हो पाई। तो निश्चित तौर पर हम बच्चे यहाँ छोट जगह में हैं तो देखी थे कि पिक्चरन में इतने बड़े बड़े स्टार हैं, उन्हों की लाइफ एक आम आदमी जैसा होती। हाँ ठीक है, ग्लैमर होता है। अब बात एनएसडी की हम करे चाहिए थी, कहे कि एनएसडी देश के वह प्रतिष्ठित संस्था ही जौने से यह कहा जाए कि आज तक कई एक ऐसा कोहिनूर हीरा दे चुके हैं कि फिल्म इंडस्ट्री तो सम्मानित होती, उसे एनएसडी से मतलब पास आउट होने के बाद यह जरूर रहा था कि अब एक बड़ा मुकाम हासिल हुई। कितना सच है ये कि एनएसडी तक पहुंचना कठिन है, और कितना सच ये है कि एनएसडी में पहुंच गए तो फिर आगे का करियर संभल जाएगा। करियर तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मतलब एनएसडी ये नहीं सिखाता है कि आप जाइए और आप फिल्मों में काम करिए। एनएसडी एक्टिंग सिखाता है, एनएसडी आपको थिएटर सिखाता है। थिएटर में काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं, आपका सिनिक डिज़ाइनिंग भी होती है, आपकी सेट डिज़ाइनिंग भी होती है, लाइट डिज़ाइनिंग भी होती है, डायरेक्शन भी होता है, एक्टिंग भी एक पार्ट है। लेकिन हाँ, नो डाउट एनएसडी के अंदर एक्टिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे प्रोडक्शन करते हैं और काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके थ्रू जब आप कर रहे होते हो और आप जब एनएसडी के अंदर होते हो तो आपको लगता नहीं है कि आप कुछ बहुत ज़बरदस्त सीख रहे हो, लेकिन जब आप सीख के निकल जाते हो तब आपको पता पड़ता है हाँ ये तो चीज़ मुझे आती है। क्योंकि वहाँ पे 26 लोग एक रफ्तार पे चल रहे होते हैं, तो पता नहीं पड़ता है आपको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ऐसा है, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपका करियर बन गया है, या क्योंकि आप अपनी इज्जत से एनएसडी आए थे। आप अपने आप को इन्हेंस करने के लिए एनएसडी आए हो, आप अपने आप को थोड़ा सा और विस्तार करने के लिए एनएसडी आए हो। तो एनएसडी से निकलने के बाद आपको एक्चुअल में पता पड़ता है कि आप किस तरीके का काम करना चाहते हो। क्या आप थिएटर करना चाहते हो? थिएटर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप फोक करना चाहते हो, ट्रेडिशनल करना चाहते हो, रियलिस्टिक करना चाहते हो, या डिवाइस करना चाहते हो, आप करना कैसा चाहते हो। फिर उसमें से कुछ लोगों को ये चीज़ होती है कि हमको एक्टिंग को और एक्सप्लोर करना है मीडिया के अंदर या फिल्मों के अंदर, तो फिर वो फिल्म की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग राइटिंग की तरफ चले जाते हैं, कुछ लोग डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं। एनएसडी से निकले हुए कई सारे लोग हैं जो सिर्फ एक्टर ही नहीं हैं, बल्कि राइटर भी हैं और डायरेक्टर्स भी हैं, इवन प्रोड्यूसर्स भी हैं। तो वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ये कर लिया तो अब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, नहीं। ये तो फिल्में, बहुत सारी फिल्में करने के बावजूद भी तब भी कोई गारंटी नहीं है। वो तो आपकी बहुत पर्सनल जर्नी है, वो कि आप अपने आप को जर्नी के अंदर कहाँ देख रहे हैं और रियलिटी में आप कहाँ जा रहे हैं, तो वैसी सी बात है। निश्चित तौर पर बात मैंने ये भी आपसे पूछने की कोशिश की है कि मतलब आजकल के युवा जो हैं वो बड़ा शॉर्ट नोटिस पे ऊपर जाना चाहते हैं, मतलब टॉप में पहुंचना चाहते हैं, अपने आप को
मतलब ये वो चाहते हैं कि नहीं, मैं एक बड़े पर्दे में बहुत जल्द आ जाऊंगा, थोड़ा सा प्रयास करते हैं और फिर बहुत जल्दी हताश भी होते हैं। तो मैं उन युवाओं को संदेश आपके माध्यम से चाहता हूं कि लोगों के मन में रहता है कि आज हमको थिएटर करना है, उन्होंने शुरुआत की कहीं से इधर उधर, फिर उनको लगता है कि हम NSD पहुंच जाए किसी तरीके से, फिर वहां से हमारा कैरियर। तो लोगों को मतलब युवाओं को क्या संदेश देंगे कि NSD तक पहुँचे कैसे, और फिर पहुँचने के बाद कितना उनको सब्र रखना पड़ेगा आगे तक पहुंचने के लिए? सर, इस फील्ड के अंदर तो सब्र तो रखना ही पड़ेगा आपको। आपको नहीं पता कि कब आपसे चीज़ें क्रैक होंगी, और क्रैक होने के बावजूद भी चीज़ें नहीं बनती हैं या बन जाती हैं। तो ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ आपके सवाल को। मैंने ये कहा कि जो आज के युवा हैं वो हाँ। बड़ा जल्दी तेज़ी से बढ़ना चाहते हाँ, हैं। वो तेज़ी से इसलिए बढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं ना, कि आपको दिख रहा है कि ये चकाचौंध है, चमक है, ये है, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब आपके पास चीज़ तो होनी चाहिए ना। अगर आप ऐसे भी देखो, इकोनॉमिकली भी देखो, तो आपके पास बेचने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना। आपके पास आर्ट तो होनी चाहिए ना। वो आर्ट आप करोगे तो वो पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है, ग्लैमर उसका बाय प्रोडक्ट है, एक छोटा सा पार्ट है बस। बेसिकली आप अपने आर्ट को शो करने के लिए जा रहे हो, आप अपने आर्ट दिखाने के लिए जा रहे हो। अब आपके पास आर्ट नहीं है और आप सोच रहे हो कि अगर मैं सुंदर दिख रहा हूँ या मैं थोड़ा सा स्टाइलिश दिख रहा हूँ तो मैं चल जाऊँगा, तो वो जो चल जाते होंगे या चल रहे होंगे, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि हाँ, आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं, डिपेंड उस पर करता है। तो जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस आपको अंदर से आता है, वो आपको कहीं से बाहर से नहीं लेके आना पड़ता है। तो जब अंदर से आएगा तो फिर आप 100% काम करोगे ही करोगे। अगर आप पहुँचे हो तो आप काम करोगे ही करोगे। शॉर्ट नोटिस वाला मेरी को नहीं आता है समझ में, क्योंकि मैंने भी पहले सोचा था कि मैं सीधा मुंबई चला जाऊँगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन किसी ने समझाया कि पहले आर्ट करने के लिए सोसाइटी को समझना ज़रूरी है। तो सोसाइटी को समझिए, फिर आपका दिमाग खुद ब खुद ऑटोमेटिक मोड पे हो जाता है। फिर आपका दिमाग खुद चलने लग जाता है, आपको समझ में आने लग जाता है कि हाँ, ये शॉर्टकट है और ये एक पुख्ता रास्ता है। तो इस पे से चलोगे तो पहुँचोगे ही पहुँचोगे। ये हो सकता है कि थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन पहुँचना निश्चित है, ऐसा मुझे लगता है। निश्चित तौर पर बात NSD के ऐसे हम कर रहे हैं, कहे कि आज सोशल मीडिया के दौर है, और जब देखा थे लोग आज केहू के प्रोफाइल खोल के दिखें NSD लिखा दिखें तो लागत कि अरे यार वो हीरो NSD में रहा, हम उठ कैसा पहुँचब तो फिर उसके बाद हम हीरो बन जाब। तो ऐसा कुछ नहीं हो, कहूँ शॉर्टकट नहीं है, कौनो पैरासूट लैंडिंग नहीं है। हाँ, कौनो बड़े हीरो हीरोइन के लड़का बिटिया हो तो ठीक है, वो ज़रूर एक बे मौका मिल जाइए अपना का, मगर जनता तय करी कि अपना सफल हो कि असफल हो, ओहू में यह चांस होता है। अन्नू जी, जो हम कहे चाहिए थे अपना, ओहू में हमारा सवाल रहा कि आज के दौर में कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि राकेश रोशन का लड़का जैसे ऋतिक रोशन, वो एक बड़े स्टार बन गया। इसी तरह मतलब स्टार किड्स के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इतना आसान होता है उनके लिए या फिर आप लोग के लिए वो उनका आना कठिन होता है? मुझे लगता है दोनों का स्ट्रगल अलग अलग होता है, क्योंकि हमारा स्ट्रगल तो वहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है जहाँ वो ऑलरेडी होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि उनके पास स्ट्रगल नहीं होता। जैसे उसका जवाब आपने तुरंत ही खुद ही दे दिया है अभी थोड़ी देर पहले कि उनको मौका तो मिल जाता है लेकिन उनको भी प्रूव करना पड़ता है। तो ये भी एक स्ट्रगल है, क्योंकि जैसे हमारे लिए ये है कि हमें एक स्टेज तक पहुंचने के लिए सीढ़ी चढ़ के फिर स्टेज में पहुंचना, ये बहुत लंबा हमें वक्त लग जाता है कि कब हमें एक प्लेटफॉर्म में कुछ अच्छा काम मिलेगा और हम दिख पाएंगे। तो हमें वो मंच तक चढ़ना ही एक स्ट्रगल है। उनके साथ उनका स्ट्रगल वहाँ से ही शुरू ही होता है, उनको पहले ही मंच दे दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि वही जवाब है जैसे आपने ऋतिक रोशन के लिए कहा, वो कितने अच्छे डांसर हैं और वो डांसर हो पाना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। अभी मैं थोड़ी देर पहले एक जो कोई थे कोरियोग्राफर, उनके साथ मैं कुछ एक स्टेप करके सीख रही थी और मैंने बहुत दिनों बाद डांस किया, तो कर लिया मैंने, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें भी एक स्टेप करने में इनफ टाइम लगा। वो क्या कमाल के डांसर है, वो कितनी प्रैक्टिस करते हैं, खतरनाक। वो जिम जाते हैं, इतना मेंटेन करना, इतना, ये छोटी बात नहीं है, उनका अलग स्ट्रगल है। और वो जैसे अभी हम हैं, हम थोड़ा कुछ नॉर्मल भी बिहेव करेंगे, नॉर्मल रहेंगे, हम कुछ भी कह देंगे, कहीं भी घूम रहे हैं, हमारा चल जाएगा।
वो तो ये भी नहीं कर सकते, उनके लिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कहाँ जाना है। अगर मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है तो एक अच्छी गाड़ी चाहिए, आपको बोलना है तो क्या बोलना है, एक एक शब्द कितना क्या बोलना है, उनका ये अलग स्ट्रगल रहता है, नो डाउट। और जब कोई मतलब मैं किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं लूँगी, लेकिन कोई ऐसे स्टार किड हैं और अगर वो लॉन्च हो भी गए तो एक टाइम था जब हमें लगता था देखो इनको तो मिल गया प्लेस, लेकिन वही है कि कुछ दिन चलेंगे उसके बाद नहीं चल पाएंगे, क्योंकि ऑडियंस वहाँ पर होती है जज करने के लिए, और वो कुछ दिन बाद खुद समझ में आ जाता है कि वी आर नॉट दैट। तो ऐसे कई लोगों को हमने देखा जो लॉन्च हुए और उसके बाद नहीं चल पाए, तो अलग अलग स्ट्रगल है। निश्चित तौर पर लॉन्च पैड तो उनकर माता पिता बन जाते, किंतु लॉन्च है के बाद वास्तव में जहाँ सफल प्रक्षेपण जो कहा जाता है कि वह जाए के ऑर्बिट में घूमी कि ना घूमी, या ओकर लॉन्च पैड और लॉन्च होए वाले मिसाइल का तय करे पड़ी, और निश्चित तौर पर बिना मेहनत के केहू का मुकाम नहीं मिला है। ठीक है, थो का वक्त जरूर, जैसा अपना बताऊबे भाई कि सीढ़ी हम कब चन का चढ़ के जाए के पड़े थे और तक मंच तक, और उन डायरेक्ट मंच में है, बस फर्क इतना है। हालांकि बिना मेहनत के ना अपना सीढ़ी चढ़े के प्रयास कराता ही, ना वो मंच में उतरे के प्रयास करें, किंतु सवाल अब सोशल मीडिया OTT प्लेटफॉर्म का। वासु जी, OTT प्लेटफॉर्म लॉकडाउन के दौरान, ये कोरोना का जब ये पहली लहर, दूसरी लहर, अब तीसरी लहर की बात हो रही है, उस दौर पर OTT एक बड़ा जो है प्लेटफॉर्म निकल के आया। कितना महत्वपूर्ण आपके लिए, कितना बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म, मतलब उन कलाकारों के लिए जो वास्तव में आज स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने स्टार किड्स की बात इसीलिए की कि क्या होते हैं, कुछ मौके छुड़ा लिए जाते हैं, शायद मौका वास्तव में किसी दूसरे का होता है और मिलता किसी दूसरे को है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कला आपके अंदर है, हुनर आपके अंदर है तो पहचाना जाएगा। OTT कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आज के नए जो जुझारू कलाकार हैं उनके लिए। ऑब्वियसली OTT के आने से ये तो फ़र्क पड़ता है कि एक्सपोजर टू द ब्रॉड ऑडियंस, मतलब बहुत सारी ऑडियंस आपके पास है जो कि आपको स्ट्रीम कर रही है, आपको देख रही है, तो वो उनको थिएटर में नहीं जाना पड़ रहा है, वो अपने मोबाइल पे देख ले रही है। तो ऑब्वियसली कि आपको बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं कि ऑडियंस मिल रही है, तो जब आपको बहुत ज़्यादा ऑडियंस मिल रही है तो बहुत ज़्यादा कंटेंट भी अब आने लगा है। जैसे पहले कंटेंट नहीं आ रहा था उतना, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे आप देखते जाइए कि साल दर साल मतलब डबल टू ट्रिपल बढ़ता जा रहा है कंटेंट, तो इससे फ़ायदा तो पड़ रहा है। मतलब हम जैसे कलाकारों को या जिन्होंने अभी जस्ट शुरू किया है उनके लिए मतलब फटाफट चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हाँ, उसके अंदर भी ये बहुत सारा चीज़ें आ गई हैं कि भाई अब बड़े बैनर और बड़े नाम और ये सब कुछ भी आ गया है, लेकिन उसका एक अपना मज़ा है, उसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। और कभी कभी मेरे भी दिमाग में यदि आता है तो अपने आप को ये समझाता हूँ कि इसको नेगेटिवली मत लो, शायद कुछ और इतना आपको कंप्रेस किया जा रहा हो यूनिवर्स के द्वारा कि आप और तेज़ तरीके से फूटें, आप और अच्छी तरीके से आएँ बाहर। तो वो सब चीज़ें हैं, नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी पे जाएं। यस, OTT पे बहुत ज़्यादा ऑडियंस अवेलेबल है, आपका एक्सपोज़र भी बहुत सारी ऑडियंस के तरफ होता है, तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको सराहा जाएगा, आपको बोला जाएगा और अंदर से आपको भी मज़ा आएगा। तो ये सब तो है ही है। निश्चित तौर पर अब अन्नू जी से बात की, OTT आने के बाद कहीं ना कहीं एक समाज में दो तरह की आवाज़ें उठी। एक तो एक युवा वर्ग जो है वो OTT का दीवाना हो गया, मतलब पूरी तरह से यदि कहा जाए तो उसके दिमाग में वही यदि कहा जाए फिल्मों का एक वही पुराना शौक़ जो पुराने लोगों के अंदर था, OTT आने से बिल्कुल वो जुनून है उसके अंदर कि मुझे एक एपिसोड आज ख़त्म करना है, नहीं पूरी रात देख के ख़त्म करो। 6-6 घंटे मैंने खुद देखे हैं। रक्तांचल की आपसे बात कर रहा हूँ कि मैंने रात भर में देखी। मैंने कहा कि यार इन देखूँ क्या है, आगे बनेगी कि नहीं बनेगी, मतलब दिमाग में है सेकंड पार्ट आएगा, पक्का आएगा। जब आएगा तो रिमाइंडर लगा के रखते हैं, ढूंढते रहते हैं कि इतनी देखा है हमने, इसका सेकंड पार्ट आया कि नहीं। इसमें एक चीज़ जो आई कि इसमें जो गालियाँ हैं थोड़ा ओपन है, OTT कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई सेंसर नहीं है, इसमें कुछ भी दिखा सकते हैं। तो ये कितना मतलब महत्वपूर्ण, या फिर मतलब मैं आपके नज़रिए से पूछना चाहूँगा कि एक कलाकार उसको किस नज़रिए से देखता है कि हम समाज में क्या दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल मतलब हर जगह पूछा जाता है, मैं उम्मीद कर रही थी शायद आप पूछेंगे।
तो बिल्कुल ये वाला जो चीज़ है, सबसे पहली बात ये होती है कि जो हम परफॉर्म करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज समाज से ही लेके समाज को ही वापस करते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे समाज में गालियाँ हैं, बेशक हम जानते हैं लोग गालियाँ बकते हैं, लेकिन वो एक इमोशन है जो कि होता ही एग्जिस्ट करता है। तो ओरिजिनली जहाँ पे जिसकी डिमांड है वहाँ पे कुछ जगह होती है जहाँ पे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्वियसली गाली को दिखाना, प्रमोट करना ये मकसद नहीं होता। मकसद होता है उस कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन दिखाना कि ये कैरेक्टर जो कि एग्जिस्ट करते हैं। हमारे घर पे चाचा ताऊ मामा पापा लोग होते हैं ना, आस पड़ोस के लोग रहते हैं जो गालियाँ बकते हैं, वैसा कैरेक्टर हमें दिखाना है तो वो गाली बकेगा, दैट इज़ फाइन। बट हाँ, मुझे भी फील हुआ है कि शायद आजकल उसको कुछ ज़्यादा ही प्रमोट किया गया। ऐसा मुझे लगता है कि गाली दे देना इज़ अ बिग थिंग। मतलब कई बार अभी मैंने देखा कुछ सीरीज़ में कि ऐसा लगता है गाली देना सारे एक्टर को, या पता नहीं कौन बोलता है कि गाली देना कुछ कमाल ही हो जाता है बिना मतलब की जगह पे। और कई बार ये भी मैंने देखा कि अलग अलग जैसे कि भाषाओं की बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, किसी और जगह से कोई एक्टर हैं और उनको अलग जगह की बोली में एक परफॉर्म करना है, तो वहाँ की बोली की एक अलग मिठास, एक अलग स्टाइल है। वो सेम गाली दिल्ली में दी जाएगी तो अलग रहेगी, हमारे यहाँ दी जाएगी तो अलग रहेगी, बनारस में अलग, तो उसमें भी किया जाता है। लेकिन जब लोग उसको गाली ज़बरदस्ती देते हैं कि गाली देना है और उसमें वो मूड नहीं निकल के आता तो मज़ा नहीं आता, फिर लगता है फिर कैरेक्टराइजेशन आया नहीं, फिर क्यों देना है, केवल इसलिए कि हमें गाली देना है क्या। तो ऑब्वियसली मैं कहती हूँ कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के। तो बिल्कुल ये भी है, मुझे लगता है गाली देने को मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि गलत है, क्योंकि एज एन एक्टर अगर मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर करना है कि कोई औरत है जो बहुत गाली बकती है तो मुझे बकनी पड़ेगी, क्योंकि कैरेक्टर है मेरा और समाज ने ही मुझे ये कैरेक्टर दिया है। समाज से ख़त्म हो जाए तो मैं क्यों अभिनय करूँगी, मेरा काम है अभिनय करना, मैं तो करूँगी। लेकिन हाँ, ये अननेसेसरी नहीं कि कुछ कमाल की चीज़ है, गाली दे देना इज़ अ बिग थिंग। जो मैं देखती हूँ अभी कि जैसे आपने बोला आजकल के युवाओं में बड़ा फैशन हो रहा है, जैसे पहले था ना कि गब्बर बनना लोग बनते थे, ऐसे या गुड्डू भैया अभी चल रहा है ना लोगों का। तो पता नहीं क्यों अजीब से ही कुछ हो रहा है और लोग गालियाँ देना बड़ा कमाल समझते हैं, पर मैं इसको सपोर्ट नहीं करती। लेकिन आप वो सवाल तो मेरे से पूछना चाहिए था आपको कि गाली वाली सीरीज में मैंने काम किया, आप उनसे पूछ रहे हो। देखिए, सबसे बड़ा देने वाला बड़ा नहीं होता है, देखने वाला बड़ा होता है। ठीक है, आपने तो दे दी सर, आपने देखा जी, कैसा लगा आपको रक्तांचल देख के? मज़ा आया ना? अब अगर महाभारत के अंदर रक्तांचल दिखाया जा रहा हो तो वो प्रॉब्लमेटिक है ना। वो एक कहानी है बाहुबली की, उसके एक अपने कई रियलिटी एस्पेक्ट्स हैं और कोई नहीं बोल रहा है आपको कि ये आपको देखना है। ना DD1 पे आ रहा है, ना DD2 पे आ रहा है, ना किसी भी चैनल पे आ रहा है। तो वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है देखना, आप अपनी चॉइस से देख रहे हो और चॉइस से तो ना जाने क्या क्या लोग देखते हैं, है ना। तो ये क्योंकि ब्लेम करना बहुत इजी होता है कि आप क्या दिखा रहे हैं, आप क्या नहीं दिखा, आप मत देखिए, उस चीज़ को मत दिखाइए। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक बाहुबली की कहानी देखने के लिए, है कि एक यूपी का जो आदमी है वो उसने अपने राइवलरियों से कैसे लड़ा, तो वो गाली एक पार्ट है। और हमारे यहाँ पे एक गाली नहीं है, वो एक म्यूजिकलिटी है, वो एक संगीत है। अभी मैंने यहाँ पे 4 बार सुन लिया, कई लोगों कुछ बोल रहे थे, तो उनकी भावना वो गलत नहीं थी, है ना। अब वही गाली बहुत मोहब्बत में भी दी जाती है और वही गाली बहुत गुस्से में भी दी जाती है। और आप कभी जाइए बनारस, कभी पहुँचिए वहाँ पे, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई गाली दे देगा आपको लगेगा वाह क्या मीठा बोल के गया है। हाँ, वो बड़ा मज़ा आता है, वो बहुत मज़े से बकते हैं गालियाँ, है ना। तो गालियों को इतना वो मत कीजिए। और दूसरी बात, हम कोशिश करेंगे सेकंड सीज़न में उतनी गालियाँ ना हो, और नहीं ही होंगी उसमें, और नहीं ही है जहाँ तक। अब मैं आपको तो ये कंफ्यूज रख रहा हूँ कि हैं कि नहीं है, अब आप सेकंड सीज़न देखें। हमको लगता है कि OTT का मतलब गालियाँ और गोलियाँ, गोलियाँ भी खूब दिखेंगी आपको, बंदूकें भी खूब दिखेंगी और गालियाँ भी खूब दिखेंगी। हालांकि जैसा सबसे बड़ी बात हमका, बड़ी अच्छी बात बासु जी के द्वारा कही गए कि भाई हम कहाँ जबरई नहीं दिखाई लगाए, अपने स्वेच्छा से अपना होकर देखी लागे। यदि कहानी में मजा नहीं तो अपना हमका कहा कि यार का दिखावल लगा, देखे के बने न पड़ी। तो सीधे तौर पर ओका इंटरेस्टिंग बनावे खातिर वह कैरेक्टर का इतना सजावा जाता है, ओके हाव भाव का डारा जाता है कि वो में गरिया है और गोलिया है, बंदूकों है और बहुत सारी चीज़ होती। अब बहुत करीब पहुंच चुके हैं ना, फिल्म फेस्टिवल पर आई थे
दामाद जी और बेटी जी के से शुरू हुए कहानी अब फिल्म फेस्टिवल अपने जो सीधी में हो रहा है। अपना बच्चे देखी तो एक सीधी एक आदिवासी अंचल क्षेत्र है। वासु जी भी को बताना चाहूँगा, अन्नू जी आपको भी बताना चाहूँगा, यहाँ कला संस्कृत को बढ़ाने के लिए लगातार जो यहाँ की लोक कला को सबसे ज़्यादा यदि इंद्रवती नाट्य समिति के द्वारा यदि मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने संरक्षित करने का प्रयास किया है। लोक कलाकारों का, लोक धुनों को, लोक यहाँ पे मतलब लोक से जुड़ी हर चीज़ को इंद्रवती नाट्य समिति बतौर सेवक जो है काम कर रही है। और एक ये नया कॉन्सेप्ट उनके द्वारा लाया गया कि फिल्म फेस्टिवल हो, तीसरा पड़ाव है। यहाँ पे आप आए हैं, पहली बार आए हैं, कैसा लगा आपको? मैनेजमेंट कैसा लगा? व्यवस्थाएं कैसे लगी? हालांकि कुछ छोटी छोटी गलतियाँ भी हुई होंगी, मैं नहीं मानता, क्योंकि आप लोग बड़े सेटअप देख के आए होंगे तो ये छोटा सा है, मगर ये प्रयास कैसा लगा? नहीं सर, छोटा और बड़ा कुछ होता नहीं है, वो एफर्ट होता है आपका, उससे पता पड़ जाता है कि वो छोटा है कि बड़ा है। अगर आपके मन में पूरी करने की भावना है ना, तो वो सब कुछ बड़ा ही होता है। मतलब साज सज्जा कर देने से कोई चीज़ बड़ी नहीं हो जाती है, आपका आइडिया बड़ा होता है। तो वो आइडिया बड़ा है। अभी हो सकता है कि आपको इतने सारे लोग नहीं दिख रहे हैं, बहुत सारा मीडिया नहीं दिख रहा है, लेकिन वो भी हो जाएगा एक दिन, उसकी भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ के लोगों को फिल्मों के द्वारा, फिल्मों के लिए एजुकेट करना, अगर ये ध्येय है तो ये बहुत अच्छा ध्येय है, बहुत अच्छा प्रयास है कि यहाँ के बच्चे सीख रहे हैं कि फिल्मों को कैसे देखा जाना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी सुना था परसों, कल ही मेरी शिवा से बात हो रही थी, नीरज भाई के छोटे भाई है, तो वो बता रहे थे कि हमने प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं बच्चों को और वो फिल्में देखेंगे, फिल्में देखने के बाद हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा नहीं है सिर्फ फिल्में सिर्फ दिखाई भर जा रही है या मतलब अपना नाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उस विधा को बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि समझा जा रहा है, समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। मतलब जैसे बोलते हैं ना, प्रोफेशनल एक अप्रोच होती है किसी काम को करने के लिए, तो उस और काम मेरे को जहाँ तक दिख रहा है वो शुरू हो चुका है। तो सीधी के लोगों के लिए तो आप ये समझ लें कि बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं कि ये फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और लोगों को आके देखना चाहिए, विद्यार्थियों को आके देखना चाहिए, साहित्यकारों को आके देखना चाहिए कि हाँ कैसा चल रहा है। बिकॉज ऑफ द कोविड प्रोटोकॉल्स तो ये अभी उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ जितने लोग भी देख रहे हैं एटलीस्ट ये समझ में आ रहा है कि कल्चर क्या है, फिल्म बनती कैसे है, या फिल्म अच्छी या फिल्म बुरी क्यों होती है, या फिल्म बनाते ही क्यों है। तो ये सब चीज़ों पे चर्चा होती है, जो कि बहुत विचारणीय और बहुत अच्छी सी बात है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी नीरज भाई लगे हुए हैं पुरजोर तरीके से, तो जिस सोच के साथ उन्होंने शुरू किया है तो वो आगे ही जाएंगे और आगे ही बढ़ता ही जाएगा ये फेस्टिवल। मैंने सुना है ये तो अभी कोविड की वजह से थोड़ा सा मतलब ऐसा हो रहा है रेस्ट्रिक्शंस के साथ में, नहीं तो पहले भी बहुत अच्छा हुआ है ये फेस्टिवल, ऐसा मैंने सुना है। तो निश्चित तौर पर ये विंध्य के ऐतिहासिक फिल्म फेस्टिवल है। विंध्य मतलब यदि कहा जाए बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है, मगर रीवा संभाग और शहडोल संभाग और कुछ दाएं बाई के क्षेत्रन का मिलाया लिन जाए तो एक विंध्य बना था। कहे कि विंध्य और बुंदेलखंड दो हिस्से हैं। विंध्य प्रदेश रहा, फिर विंध्य प्रदेश से विंध्य और बुंदेलखंड अलग अलग हो गए और दोनों मध्य प्रदेश में मिल गए। विंध्य मतलब बघेली बोले वाला एक प्रांत ऐसा है जो कहो न कहो ओमा यह एक ऐतिहासिक काम है। कहे कि पहले वे नीरज कुंदेर और उनके टीम के द्वारा इंद्रवती नाट्य समिति प्रवीण सिंह के द्वारा ये शुरुआत की गए, जो एक बढ़िया मुकाम में है। अन्नू जी, यह फिल्म फेस्टिवल में अपनो आयन का दिखन और का लेके आए रहन और का लेके जा भी हस। मुझे लगता है, मुझे मालूम था कि बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि जैसा बासु जी ने कहा कि कोई भी चीज़ देख के उसकी बनावट से छोटा या बड़ा नहीं होता, अंदर जो आपकी सोच है ना, आपकी जो लगन है, उससे चीज़ बड़ी या छोटी होती है। तो वो लगन तो मुझे पहले से ही पता, क्योंकि मुझे पहले भी भैया ने बताया था, मैं किसी काम की वजह से बिज़ी थी तो नहीं आ पाई, लेकिन जिस तरह का वो काम कर रहे हैं उसका डंका पूरे देश में अभी बज रहा है। ऑलरेडी हम अवेयर रहते हैं ऑल द टाइम कि अभी क्या क्या काम हो रहा है। तो मैं इसी उम्मीद से आई थी कि यहाँ पे पुरजोर तरीके से काम हो रहा होगा और लोग जम के काम कर रहे हैं, जो दिख रहा है बिल्कुल। कल मैं आई, कल का नाटक देखा और उसमें जो परफॉर्मेंसेज हुई, एक छोटा बच्चा इतना सुंदर गाया, उसने दिल खुश हो गया। और सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, अभी मैंने सुना है अभी बहुत सारे कोविड की वजह से बच्चे घर गए हुए हैं, थोड़ा
ऑब्वियसली टेंशन हुई, पर जितने भी हैं एक एक बंदा, एक एक लड़का, एक एक लड़की पूरी ताकत से लगे हुए हैं। कल से लेकर अभी तक एक एक जगह पे जो सजाया है इन्होंने, फिल्में इतनी अच्छी सेलेक्ट की हुई है, हमने देखी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में सेलेक्ट की हुई है। तो इससे बेहतर और क्या चाहिए? मतलब जहाँ पे अभी 3 साल, ये तीसरा साल है, बीच में कोविड आ गया, उसके बावजूद भी इतना लगे हुए हैं, इससे बेहतर और क्या चाहिए? बहुत सुंदर। निश्चित तौर पर नज़र और नज़रिया दोनों यदि बेहतर हो जाए, और जब अपना पचे आए कि एक स्थापित लोग सीधी जैसा एक छोट जगह में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये विंद के ओकर सराहत है, तबे जाके कहो ना कहो एक सच्ची जो एक पीछे है जेकर सोच ही कि सीधी का कुछ बड़ा बनावा जाए, सीधी का कुछ अलग दिन जाए, कला के क्षेत्र हो, चाहे फिल्म के क्षेत्र हो, चाहे संगीत के क्षेत्र हो। निश्चित तौर पर अब एक चीज़ हम छूट ये रही कि अपना के जो फिल्म हैं वो में सबसे जो कौनो एक डायलॉग जो हमारे दर्शकन तक अपना पहुँचावे चाहिए हो, चाहे छपाक के चाहे अन्य कौनो फिल्म याद करेगा परी थोड़ी। मतलब मेरा अभी अभी जो लेटेस्ट जो मेरा रिलीज़ हुआ था लास्ट, वो था सनफ्लावर वेब सीरीज़। उसमें बहुत सारे मेरे मीम्स बने, बहुत सारे बने। तो उसमें एक्चुअली बहुत सारे थे, पर मैं उनमें से एक था जो बहुत मीम में आया था डायलॉग, वो एक शब्द का ही था कि आई लव यू। या पिक्चर के डायलॉग है। और सनफ्लावर में यह हम दिखे हैं वह गाड़ी के लगे खड़े हो के फ़ोन मांगा जाता है कि फ़ोन दे, और शायद अपना काम वाली बाई के रोल करे हैं। और अपना से वो फ़ोन मांगा जाता है। फ़ोन कहा था कि इंस्पेक्टर कहा था कि भाई फ़ोन दे के, लॉक खोले के प्रयास कर रहे थे, पासवर्ड डाला रहा था, पासवर्ड क्या है, तब फिर अपना कहती हैं आई लव यू। तो वो सोचा था कि मतलब तब फिर मतलब वो एक कॉमेडी ड्रामा है एक्चुअली। वो जो कामिनी बाई है वो बहुत चालाक है। तो और बिल्कुल वो दिखाती है कि वो बहुत सीधी सादी बाई है। मैं तो बिल्कुल सीधी हूँ, मुझसे ज़्यादा सीधा कोई है ही नहीं। मैं तो इतनी प्यारी हूँ, बहुत सीधी हूँ, अच्छी भी हूँ, बहुत अच्छा काम करती हूँ। वो पटर पटर करती है बहुत। एक्चुअली बहुत सारे डायलॉग हैं और बहुत सारे जितने लिखे गए थे उतने ही मैंने लगभग और भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किए। एंड डायरेक्टर वॉज वेरी नाइस। वो जितना मैं इम्प्रोवाइज़ करती थी वो कहते थे करो, तो मैं बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन किया और उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली। तो उसी में से एक ये था कि मैं उसको थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट करती हूँ ऐसे करके कि आई लव यू। तो सोचता है, मुझे लगता था शायद फंस जाए एज अ कैरेक्टर कि वो थोड़ा फंसेगा तो नहीं लेगा और कुछ तो वो बख्शेगा कि अच्छा रहने दो। तो निश्चित तौर पर एक बेहतरीन अदाकारी अपना का देखे को तो सनफ्लावर अपना जाके देख सकी थे। छपाक है अपना, रंगबाज है, रंगबाज फर्स्ट वाली में दो हीरोइनें थी, उनमें से एक मैं भी थी। तो रंगबाज फर्स्ट कहे कि रंगबाज सेकंड जो है शिव प्रकाश शुक्ला वाली है। हाँ, उसी में शिव प्रकाश शुक्ला की फर्स्ट गर्लफ्रेंड जो रहती है, हाँ। उस रश्मि, उसका कैरेक्टर मैंने किया। तो यह मैं मतलब कुल मिला के अब चली चला के बेला मेहमान नवाजी में दो ठे ऐसा खास मेहमान जे वास्तव में हमका खुद OTT प्लेटफॉर्म में ले गए, हमारे दर्शकों का लगे हो ही अपना पचे जो आज संवाद में निश्चित तौर पर गौर से सुनब अपना का वह चीज़ निचोड़ निकल के समझ में आई कि वास्तव में का होत है फिल्मी दुनिया, का होती वास्तव के दुनिया, और कौ में यह कला के पीछे कितनी मेहनत होती, तब जाके इंसान छोट जगह से बड़ी जगह तक पहुँचा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज युवा जिस भागम भाग में लगा हुआ है, सोशल मीडिया जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, लोग अपनी रील्स बना के डाल देते हैं। आपके अंदर टैलेंट है तो रील्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। युवा कंफ्यूज है, बहुत तेज़ दौड़ रहा है, नहीं मिलता तो फिर वो टूटता है। क्या आप संदेश देना चाहेंगे उस युवा? सर, वो बेसिकली एक ट्रैप में ना फंसे, जो काम कर रहे हैं बस उसको शोकेस करिए। क्या होता है ना कि हम क्या बोलेंगे उसको, शरीगत करने लग जाते हैं कि एक की देखा देख दूसरा भी वैसा ही करने लग गया कि अगर मेरे को नाचना अगर अच्छा आता है और अगर मेरे से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मैं तो सिर्फ नाच रहा हूँ ना जाके, या मैं गा रहा हूँ ना, और उससे मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो अब मेरी देखा देख बहुत सारे लोग ये करने लग जाएंगे कि वो भी एग्जैक्ट सेम काम करने लग जाएंगे। आप अपने चीज़ को पहचानिए कि आपके अंदर क्या मज़ेदार चीज़ है। क्या हो सकता है शायद आप चुटकुला अच्छा सुना लेते हो, हो सकता है आप UPSC की तैयारी कर रहे हो,
आप उसके नोट्स शेयर कर लें। ये मुझे लगता है कि ये ट्रैप है बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया को वो बिज़नेस के लिए ठीक है, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि लोग सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी मानने लगे। वो ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी आप अपनी जिए। और सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया क्या है, आप एक अपना बहुत छोटा सा पार्ट दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, उसे 1 या 2 वीडियो के चक्कर में पूरा दिन इंसान परेशान रहता। क्यों? फॉलोअर्स बढ़ने के लिए। उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उससे? बहुत कुछ नहीं हो रहा उससे। सोशल मीडिया को सही तरीके से अगर हम इस्तेमाल करें तो वही सोशल मीडिया आपको बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने में आपकी मदद करेगा। लेकिन हम दिक्कत ये है ना, नेगेटिव चीज़ हम जल्दी पकड़ते हैं, पॉजिटिव चीज़, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे ऐसे कोट्स आते हैं कि अगर आप उनको पढ़ लें और अगर आप उसको मानने लग जाएं तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे लोग। वो बचपन का प्यार या टिंग टांग जो भी बसता रहता है, वो सब उसी पे ही एक भेड़ चाल बनी हुई है और उसी को ही कर रहे हैं। वो मुझसे भी बोला जाता है सर करने के लिए, लेकिन मुझसे हो नहीं पाता है। तो शायद मैं इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ कि ट्रैप में ना फंसे। हो सकता है उनको ये लगता हो कि मैं ट्रैप में फंसा हुआ हूँ कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो ये चॉइस है अपनी अपनी। इसको और संदेश दे के इसको वो नहीं किया जा सकता है। अगर मैं संदेश दे भी दूंगा तो सामने वाला सुन के वो उसको वही करना है जो उसने करना है। तो संदेश मेरे को बहुत बड़ा शब्द लगता है। शेयरिंग, हाँ आप ये बोलें कि आप शेयर करिए कि आपको क्या लगता है। हाँ, मुझे ये लगता है कि उस ट्रैप में ना फंसे, उसको ज़िंदगी ना बना ले अपनी पूरी तरीके से। अगर आप उससे बहुत पैसा कमा रहे हैं और आपको पैसा ही अकेला बहुत कुछ खुशी दे रहा है, जो कि देता भी है, तो फिर आप करिए। हाँ, उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आपको तैयारी करनी है यूपीएससी की और आप बचपन के प्यार में पड़े तो वो कहीं डिस्ट्रैक्शन है। तो वैसा है। निश्चित तौर पर वह हमारा क्वेश्चन है जो है अपना के आंसर में पहले ना गए। हम बचपन के प्यार मावे वाले रहन, बचपन जो प्यार रहा हुआ, तो निश्चित तौर पर कहो न कहो जो कला से जुड़ा है, जो स्थिरता के तलाश कर रहा है, जो रात दिन लगातार मेहनत कर रहा है, वह कहो न कहो ये छोट का एक जैसा आदमी छुरछुरी जलाइस तो लगाइस आगी तो बड़ी तेज़ जली और फिर धीरे धीरे फसफसाई जाती। तो कुल मिला के वह वाली कहानी ना बने। वो अपना के सीधा संदेश है कि मेहनत करे के पड़ी, जीव दे के पड़ी, जीव टोरे के पड़ी, तबे जाए के आगे बढ़ब। नहीं तो यह सोचब कि 2-4 दिन सोशल मीडिया एक मथरे काम न चली। तो निश्चित तौर पर एक बेहद उम्दा संदेश जो वास्तव में सबका आत्मसात करे चाहिए। जो ये क्षेत्र में या फील्डन में जाए चाहते, चाहे कौनो फील्ड में जाए, शॉर्टकट कहो नहीं है। हमारे साथ अन्नू सोनी जी है, महिला, और ये कहा जाए कि आज के बच्चे जो कहा जाए बड़े 50-50, मतलब अब महिला और पुरुष में अंतर नहीं समझा जाए आज के समाज में। हालांकि हम बच्चे जौने जगह बैठे यहाँ आज उतना बेदौर साफ़ सुथरा नहीं भाई, फिर भी जो है जो स्थितियाँ हैं तो महिला और पुरुष को अब एक बराबर समझा जाता है, उनको स्थान भी एक बराबर दिया जाता है, महत्व भी एक बराबर दिया जाता है। अब कहीं न कहीं क्षेत्र की महिलाएं भी, बच्चियां भी निकलती हैं कि हम भी कुछ करें, कुछ बड़ा करें, घर के लिए पैसे कमाएं, सहयोग बने। तो इस फील्ड में उनको कितना स्ट्रगल रहेगा और कितना कहा जाए कि वो क्या लेके और उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है इस क्वेश्चन का जवाब मैं केवल महिलाओं को देना बिल्कुल गलत समझती हूँ, क्योंकि महिलाएं भी समाज का पार्ट है। तो समाज को ही कुछ करना है। जैसे अगर पुरुष के लिए भी बोलते हैं कि हर पुरुष के आगे बढ़ने के पीछे एक महिला का हाथ होता है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही किसी महिला के आगे बढ़ने में भी पुरुष का हाथ होता है। तो ये समाज दोनों एक दूसरे के लिए, तो किसी अलग, ये जैसे हमने क्वेश्चन किया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या, उनको कितना स्ट्रगल करना है, हमने पहले सवाल में ही हमने उनको अलग कर दिया। मुझे लगता है ये दोनों को मिलके ही करने वाली चीज़ है। तो जितना महिलाओं को बेशक ये सारी स्ट्रगल है ही, लेकिन मैं महिलाओं से जो भी मुझे बोलना है, मुझे लगता है वो कर ही रही है। जिसे काम करना है वो करेंगी। मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट उनके साथ के आसपास के जो पुरुष हैं, जो उनके घर के लोग हैं, उनके बुजुर्ग हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो उनका साथ दें। क्योंकि वो उनका साथ देंगे तो जैसे मैं अगर यहाँ पे हूँ, आप आज मुझसे सवाल कर रहे हैं, शायद मैंने कुछ तो अचीव किया है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। उसके पीछे बेशक मेरे घर के लोग, मेरे घर के अराउंड जो मेरे पुरुष सदस्य रहे, मेरे पिताजी, मेरे भैया लोग, मेरे ताऊ जी, हम उनका बहुत बड़ा हाथ है। और मेरी मदर, मेरी सिस्टर्स जो है वो तो है ही बेशक, लेकिन हमें प्रॉब्लम ही कहाँ होती है? प्रॉब्लम भी तो हमें पुरुषों से ही शुरू होती है ना। अगर पुरुषों को प्रॉब्लम होना ख़त्म हो जाएगी
तो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उनको उतना बेहतर होगा। अगर आप थोड़ी सी, आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है, डालना नहीं है, लेकिन जो प्रेशर आपने डाल रखा है वो हटा देंगे, बस इतना ही करना है। कि एक चीज़ होता है एक प्रेशर लगाना, मेहनत करना, मैं कहूँगी वो जो आप कर रहे हैं वो कम कर दीजिए थोड़ा, कि ज़्यादा टेंशन नहीं, आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आप इतने बजे नहीं जा सकते, इतने, वो ऑब्वियसली इसलिए होता है क्योंकि आप केयर करते हैं। हमारे आसपास के अराउंड माहौल ही ऐसा है। लेकिन हम कैसे, हम बच्चे को पहली बार जब चलता है बच्चा तो वो गिर जाएगा, हमें पता होता है ना, लेकिन फिर भी हम उसको पकड़ के चलाना सिखाते हैं ना, कि चल गिर जा फिर चल, करते हैं। ये भी एक प्रोसेस है ना। ऐसा ही प्रोसेस है कि मुझे लगता है आप साथ में जाइए। जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे साथ मेरे गुरुजी या तो मुझे लेके जाते थे या मेरे भैया लेके जाते थे। मुंबई में जब मैं गई तो ये मेरे साथ है, तो करते करते शुरू किया। उसके बाद मैं अभी रात में 3 बजे घूमती हूँ, शूट पे जा रही हूँ तो कौन जा रहा है, मैं अकेले आती हूँ। पार्टीज़ में जाना होता है तो मैं अकेले आती जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुझे सिखाया। ऑब्वियसली ऐसे ही एक दूसरे को सिखा के ही होगा। तो मैं केवल महिलाओं के लिए कोई संदेश नहीं देना चाहती, मैं दोनों पूरे समाज के लिए संदेश दूंगी कि प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प कीजिए। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात कि वह सम्मान जो कहा चाहिए कि महिलन का जो मिले चाहिए, स्ट्रगल तो देखिए बिना करे कुछ संभव नहीं है। संदेश सीधे तौर पर ये दोनों जने के देखा जाए, मिक्स कर दिन जाए संदेश तो साफ सुथरा है कि यदि आगे बढ़े के है तो बेहतर करे के पड़ी, सबके विश्वास जीते के पड़ी, घरे वालन का विश्वास जतावे के पड़ी। मतलब उनके अंदर ये विश्वास बने चाहिए कि हमारा लड़का, हमारा बिटिया घर से बाहर जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, तो गलत नहीं कह रहे हैं, उनका विश्वास नहीं तोड़ रहे हैं। और वो उनका भरोसा जो ने दिन जीत ली तो ऐसा आधी दिक्कत तो ही ख़त्म हो जाती, घर जीतन तो सब जीतन। तो वह अब हमारे साथ या मेहमान नवाजी में आज के दोनों कहा जाए मेहमानन के फिर से हम बहुत आभार व्यक्त करी थे कि एक छोट प्रयास और एक छोट कहा जाए कि जिला में अपना पचे आयन और हम आप चन के या मेहमान के कहा जाए कि बुलौआ स्वीकार करें, न्योता स्वीकार करें, और विंध्य के बिटिया, विंध्य के दामाद दोनों जनन का ऐसे खूब बढ़ें, खूब आगे बढ़ें और खूब विंध्य के नाम रोशन करें। यह हम आप चन के कहा जाए कि सबसे बड़ी सफलता मानी जी और सबसे बड़ा लोगन के आशीर्वाद माना जी। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।